Hello everyone, welcome to the concept series exclusive batch for students appearing in BAR 2023 in civil engineering। ये बैच स्पेशली डिज़ाइन किया है हमने उन बच्चों के लिए जो कि अभी गेट दे के आए हैं। काफ़ी लोग का पेपर अच्छा गया, आप में से किसी का नहीं गया होगा, तो पैनिक मत करो, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी आ गया है। 40 डेज़ के बाद आपका बार का एग्ज़ाम है। तो बार के एग्ज़ाम में के लिए हमने एक कंटेंट डिज़ाइन किया हुआ है। 2 सीरीज़ चल रही हैं, एक कंसेप्ट सीरीज़, अल्टरनेटिवली एक क्वेश्चन सीरीज़ भी चल रही है। हमारा एम रहेगा कि 40 डेज़ में, नेक्स्ट 40 डेज़ में पूरा सिलेबस खत्म करेंगे अलॉन्ग विथ हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से 40 टू 45 क्वेश्चन पर डे या 25-30 देखेंगे उसको। 25-30 क्वेश्चन करना है। बार के एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे पर टाइम बहुत कम होगा, तो उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और अपनी साइड से मैं ये ट्राई करूंगा कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको वो एक बार मैं करवा दूं एग्जाम के पहले। तो पर डे अराउंड हम 25-30 क्वेश्चन तो करने ही वाले हैं। हर एक कंसेप्ट सीरीज चलेगी, ऑल्टरनेटिव जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके रिगार्ड में ही क्वेश्चन सीरीज चलेगी। तो मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूँ कि अगर आप बस उन क्वेश्चन सीरीज को भी करके चले जाओगे तो हाँ, एक बार एक हेल्दी रिवीजन हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपने पहले एक बार पूरा कंटेंट पढ़ रखा है। चलो, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा जिससे हम शुरू करते हैं। उसमें पहले पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है ना। अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होती है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करता रहूंगा। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्यों पढ़ना है, क्या है, वाटर डिमांड है, एक सिटी है उसकी डिमांड को कैसे आप फुलफिल करोगे उसके लिए डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक कुछ रिजर्वर बना दिया, डैम बना दिया। अब ये समझो कि जो सिटी की रिक्वायरमेंट है, अभी करंट जो पॉपुलेशन है सिटी की वो है 5 लाख। आने वाले 10 साल में तो 5 लाख होगा नहीं। अगर हमने डैम को डिजाइन कर दिया उस 5 लाख के बेसिस पे, तो क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी? हो जाएगी यार, आज की डेट में तो हो जाएगी। लेकिन आने वाले 10 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ग्रोथ होकर मान लो 6 लाख 7 लाख पॉपुलेशन हो गई, और डैम हमने डिजाइन किया था कितने के लिए? 5 लाख के लिए। तो क्या डिमांड फुलफिल कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, इसे पढ़ना जरूरी है। इस पर कुछ जनरल क्वेश्चन आते रहते हैं। 2 मेथड है पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का एक सिटी का, कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन कैसे फोरकास्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा। एक है मैथमेटिकल मेथड, फुल मैथमेटिकल मेथड है वो, और दूसरा है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको लॉजिस्टिक या ग्रोथ कर्व या एस कर्व भी कहते हैं, उसे पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है। तो चलो, पहला है हमारा मैथमेटिकल मेथड्स। उसमें सबसे पहला मेथड है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। बेसिक जो मैथ हमने अभी तक पढ़ी है, अरिथमेटिक मतलब जनरल इंक्रीज मेथड क्या होता है, पी एन इज एक फॉर्मूले बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ, उससे आप समझ लोगे आसानी से। इसको याद रखना। यहाँ पे एन क्या है, कितने नंबर ऑफ ईयर्स के बाद हमें पॉपुलेशन को जानना है, उस पॉपुलेशन को। पी नॉट इज ऑलवेज द लास्ट नोन पॉपुलेशन, एन इज द नंबर ऑफ ईयर्स, और ये एक्स बार क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे बताता हूँ आपको। दिया हुआ है यहाँ पे ईयर दिया हुआ है, यहाँ दिया है पॉपुलेशन, ईयर दिया मान लो 1 2 3 4 करके, उसके रिगार्ड में पॉपुलेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड, ऐसे करके दिया हुआ पॉपुलेशन। तो ये जो एक्स एक्स होगा मेरा, एक साल में या फिर 1 से 2 के बीच में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ उसकी वैल्यू, यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ उसकी वैल्यू, जो इंक्रीज हुआ उसकी वैल्यू, और इसका पूरा मीन जो होता है एक्स बार है। यानी कि एक्स बार को एवरेज इंक्रीज पर डेकेड या फिर पर टाइम है ना, वो होता है मेरा एक्स बार। तो ये याद रखना कि पी नॉट क्या है, पी नॉट इज ऑलवेज द लास्ट नोन पॉपुलेशन। मैं लिख भी देता हूं, पी नॉट इज लास्ट नोन पॉपुलेशन, एन इज नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा, ईयर्स डेकेड में होते हैं, जब तक क्वेश्चन में ना बोला हो तो वो डेकेड में पूछता है, क्योंकि हमेशा देखोगे क्वेश्चन में पॉपुलेशन कैसे दिया होता है, 1990, फिर 2000 2010, तुमसे फोरकास्ट करवाएगा कि 2080 पॉपुलेशन क्या होगा, ऐसे कर करवाता है फोरकास्ट हमेशा। तो ये अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड हो गया। सेकंड मेथड जो हम मैथमेटिकल मेथड पढ़ते हैं वो है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में क्या है कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन निकालना होता है। जैसे सेम जो तुम्हें बताया था मैंने, नंबर ऑफ ईयर दिए हुए हैं, पॉपुलेशन दिया हुआ है यहाँ पे।
पॉपुलेशन का इसमें क्या है कि रेट ऑफ ग्रोथ, जैसे कि P2 माइनस P1 अपॉन में P1, पता लगेगा P1 से कितना ज्यादा ग्रो कर गया मेरा ये, तो वहां पे हम निकाल लेते हैं रेट, R निकाल लेते हैं। ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का फॉर्मूला Pn इज इक्वल टू P नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर ऑफ n, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अगर याद हो तो। इसमें भी यही है कि R क्या है मेरा, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स है, और P नॉट क्या है ये बताया था मैंने, लास्ट नोन पॉपुलेशन है। लास्ट पॉपुलेशन मेरी कितनी थी, वही P नॉट है। R निकाल लोगे, R, अच्छा मैं वापस बता देता हूँ R निकलेगा कैसे, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे मान लो नंबर ऑफ ईयर्स दे रखे हैं हमें, साथ साथ हर ईयर के करस्पॉन्डिंग उसका पॉपुलेशन दे रखा है, तो आर आर है मेरा ज्योमेट्रिक एवरेज इंक्रीज पर डेकेड, ठीक है ना। तो यानी कि हर डेकेड में P1 दिया है, P2 दिया है, P2 माइनस P1 अपॉन में P1, R1 निकल जाएगा, R2 R3 ऐसे कर खूब सारे R निकल जाएंगे। तो मेरे पास मान लो 4 पॉपुलेशन दिया हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग में 3 R निकल जाएंगे। और ये वाला R कैसे निकलेगा, ये R जो होगा R1 इंटू R2 इंटू R3 की पावर ऑफ 1/3, इसी को कहते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ठीक है ना। इससे निकल जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर n डेकेड्स, ये निकाल लोगे। अब उसके बाद भी दो मेथड्स हैं, जैसे कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड हो गया, फिर डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड हो गया, ये 2-3 मेथड्स और हैं, पर इनसे जनरली क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो उन्होंने बताया ना कंसेप्ट सीरीज में बस वही डिस्कस करेंगे जिससे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, अच्छा जहां मैं नोट लिख रहा हूँ ना उससे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये आपके ज्यादा काम आने वाली चीज है। नोट, जैसे कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो है, क्वेश्चन में कभी कभार मेंशन नहीं किया होता है कि आप कौन सा मेथड यूज करो, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड यूज करना है या ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज करना है, तो हम कब कौन सा मेथड यूज करेंगे। पर क्वेश्चन में कीवर्ड दिए होंगे, कीवर्ड क्या होता है कि फॉर अ ओल्ड सिटी, ओल्ड सिटी अगर ऐसा कुछ लिख दिया कि पुरानी सिटी है, तो जो ग्रोथ मेथड होगा वो स्लो ग्रोथ होगा। तो अच्छा जब भी तुम रिजल्ट निकालते हो ना ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड और अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के बेसिस पे, तो हमेशा GIM वाला ज्यादा ही आएगा तुम्हारा, क्योंकि वो कंपाउंडली इंक्रीज कर रहा है ना, और वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ऐसे करके याद करो, है ना। तो AIM कैसे होता है कि ओल्ड सिटी के लिए हमेशा होता है, और ज्योमेट्रिक मेथड किसके लिए है, न्यू सिटी। क्वेश्चन में कीवर्ड्स होंगे न्यू सिटी, यंग सिटी, या फिर रैपिडली ग्रोन सिटी, ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे। तो वो सब होता है मेरा ज्योमेट्रिक मेथड के लिए। और अगर ओल्ड सिटी लिखा हो तो तुम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड लगा देना। अच्छा कभी कभार कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उसमें हम लगा देते हैं इस तरीके से इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, पर बार का वो जॉनर ही नहीं है, बार को उसमें पूछेगा नहीं, कभी जाएगा ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो बार के लिए अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, जिसपे क्वेश्चन सीरीज में हम एक आध क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये मेथड क्या हमने पढ़ लिया अभी तक। अभी हमने देख लिया कि मैथमेटिकल मेथड्स क्या क्या थे। अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड क्या है। ग्राफिकल मेथड, वैसे तो 2-3 मेथड है ग्राफिकल मेथड, है ना, पर एक मेथड जो क्योंकि सिलेबस में डिस्क्राइब्ड है वो है मेरा एस कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ या एस कर्व मेथड लिख देता हूं मैं, लॉजिस्टिक मेथड, ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, एस कर्व, एस कर्व नाम से बहुत ज्यादा फेमस है ये मेथड। चलो पहले अब एस कर्व आपको बना के दिखा देता हूं। हमारी वाई एक्सिस पे है पॉपुलेशन, एक्स एक्सिस पे है टाइम। एस कर्व जो होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, हल्का सा एस शेप का आपको दिख रहा होगा। और ये जो ये है मेरा सैचुरेशन पॉपुलेशन, जिसको मैं PS कह रहा हूं। इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। बहुत क्विकली बताऊंगा आपको, ज्यादा डेप्थ नहीं जाएंगे क्योंकि 40 दिन में हमें 14 सेट खत्म करने हैं, ठीक है ना। तो चलो ये टाइम है, ये पॉपुलेशन है, ये सैचुरेशन पॉपुलेशन की वैल्यू PS है। अच्छा देखो पॉपुलेशन जो है इफेक्ट कैसे होती है, ये भी क्वेश्चन एक आध बार पूछा हुआ है, ये समझ लो। 3 चीज पे डिपेंड करता है कि सिटी पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी या क्या होगी। पहली चीज क्या है, पहली चीज है कि कितने लोग माइग्रेट किए हैं, रेट ऑफ डेथ, सॉरी रेट ऑफ मिग्रेशन, लोग माइग्रेट करते हैं एक जगह पे तो पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, पहला। दूसरा है कितने लोग वहां पे मर रहे हैं या फिर कितने लोग जी रहे हैं, ठीक है ना, न्यू बर्थ और
रेट ऑफ डेथ पे, रेट ऑफ माइग्रेशन पे और बर्थ पे। इन 3 चीज पे पॉपुलेशन डिपेंड करता है। तो ये चीज एक बार दिमाग में रखना, क्योंकि कभी कभार इस तरीके से पूछ लेता है। तो ये तुम्हें बता दिया मैंने। बहुत लंबा डिस्कशन है, जब फुल वीडियो हम बनाएंगे कभी इस पे, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड हर एक जोन में होता क्या है कि स्टार्टिंग में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट बढ़ता है, फिर बीच में कांस्टेंट रहता है, और लास्ट में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज होता रहता है। इसलिए डिक्रीज डिक्रीज का मतलब क्या, इस कर्व का स्लोप यहाँ पे आके कम होता जाएगा, इसीलिए सैचुरेशन पॉपुलेशन की वैल्यू मिलती है हमें। तो अभी एग्जाम पर्सपेक्टिव पे वापस आते हैं, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना है अभी। इसमें 2-3 इक्वेशन है। अच्छा, एक बार लास्ट ईयर का क्वेश्चन मुझे हल्का फुल्का याद है, बाहर का मेमोरी बेस्ड है बिल्कुल। वो पूछ लिया था कि सैचुरेशन पॉपुलेशन की वैल्यू बता दो, बस ऐसे ही पूछ लिया था क्वेश्चन में। जनरली इसमें क्या होता है कि 3 पॉपुलेशन दिए रहते हैं, P0, P1, P2। डू रिमेंबर कि यहाँ पे P0 जो है वो लास्ट नोन पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि अभी तो जो मैथमेटिकल पढ़ते थे वहां पे P0 जो होता था वो लास्ट नोन पॉपुलेशन होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 पॉपुलेशन दिए होंगे, तीनों पॉपुलेशन में जो टाइम गैप होगा वो T होगा, वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसकी वजह से तुम एस कर्व लगा सकते हो। इसमें क्वेश्चन में एस कर्व लगेगा भी नहीं लगेगा, ये ऐसे पता लगेगा। P0, P1, P2 दिया होगा, P0, P1 के बीच में जो टाइम गैप होगा वो T का होगा, P1, P2 के बीच में टाइम गैप होगा वो भी T का ही होना चाहिए, इतना दिया होगा। और तुमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सैचुरेशन पॉपुलेशन की वैल्यू क्या है, कब जाके पॉपुलेशन सैचुरेट हो जाएगा। अब इससे अधिक नहीं बढ़ने वाला है, इससे अधिक पॉपुलेशन सिटी की बढ़ेगी तो लोग बाहर जाना शुरू कर देंगे, ऐसा होता है। तो सैचुरेशन पॉपुलेशन की फॉर्मूला याद रख लेना, 2 टाइम्स ऑफ P0, P1, P2 माइनस P1 का स्क्वायर, P0 प्लस P2 होल अपॉन में P0, P2 माइनस ऑफ P1 का स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखना। ये हो गया मेरा सैचुरेशन पॉपुलेशन की वैल्यू, ठीक है ना। 2-3 चीजें और हैं कि वो पूछता है कि एस कर्व का इक्वेशन बता दो। इक्वेशन ऑफ एस कर्व क्या होता है, 2 फॉर्म में होते हैं इक्वेशन, आपको मैं बताऊंगा वो वाला कभी पूछ लिया, क्योंकि देखो बार्क में वर्चुअल कैलकुलेटर आपको अलाउड रहता है। अगर वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड है तो यानी कि वो कैलकुलेशन करा सकता है, हालांकि वो कैलकुलेशन नहीं करवाएगा, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर में इस कैलकुलेशन को करने में ही मतलब अच्छा खासा टाइम लग जाता है, आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन इस तरीके के ही पूछे जाएंगे कि आप 2 मिनट के अंतर एक क्वेश्चन कर लो। ये भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, अभी आपको नहीं फील हो रहा है कैलकुलेशन ज्यादा है, क्योंकि आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे होगे, वैल्यू रखा आंसर निकाल दिया, वहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर मैं बता देता हूँ, इसमें 2 वैल्यूज आपको और याद रखना है, एक है m, एक है n। m क्या होता है मेरा, m होता है PS माइनस पी नॉट अपॉन में पी नॉट, n होता है मेरा 1 अपॉन में t। ये t क्या है, ये जो टाइम गैप था वही वाला t है, ln ऑफ P0 PS माइनस P1 अपॉन में P1 PS माइनस P0। देखो यार ये वाला m तो याद हो जाता है, पर जनरली बच्चों को n नहीं याद होता है, तो मैं अपने टाइम पे कैसे याद किया था मैं बता देता हूँ। 1 अपॉन में t ln, इतना याद रहेगा आपको। कंफ्यूज कहाँ होगे कि यहाँ पे P0 क्या था, क्या था? पहले 0 आता है फिर 1 आता है। PS सैचुरेशन पॉपुलेशन है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो जो भी घटेगा वो PS में से घटेगा। मैंने ऐसे याद किया था, मैंने ये किया था कि n इज इक्वल टू 1 अपॉन t ln, ब्रैकेट में पहले 0 होगा P0 PS माइनस 1 अपॉन में P1 PS माइनस P0। इस तरीके से मैंने याद किया था, ठीक है ना। ये m हो गया, ये n हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लॉजिस्टिक कर्व या एस कर्व कैसे निकलता है, वो होता है PT, पॉपुलेशन ऑफ एट एनी टाइम t इज इक्वल टू PS अपॉन में 1 प्लस m e की पावर ऑफ nt। यहाँ पे सारी डेटा आपको नोन है, PS हमने यहाँ निकाल लिया, m मैंने बता दिया PS माइनस पी नॉट अपॉन में पी नॉट होता है, और n क्या होता है 1 अपॉन में t ln ऑफ P0 PS माइनस 1 अपॉन में P1 PS माइनस P0। बस पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में आपको इतना ही पढ़ना है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं पूरा चीज, ठीक है ना। पहले हमने क्या पढ़ा कि वर्ल्ड डिमांड में पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पढ़ा। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में हमने क्या पढ़ा, उसमें पढ़ा कि 2 मेथड होते हैं, मैथमेटिकल मेथड होता है और ग्राफिकल मेथड होता है। मैथमेटिकल मेथड में क्या है 4, मैंने आपको 2 बताया जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बताया है, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, और दूसरा क्या बताया है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में क्या है, याद करो वापस से, Pn इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार। वहां पे मेरा n क्या होता है, जिस साल पे हमें पॉपुलेशन निकलवा रहा होगा, x बार क्या है कि सारे पॉपुलेशन को डिफरेंस लेके उसका मीन ले लोगे, x बार निकल जाएगा। P0 लास्ट पॉपुलेशन है,
दिमाग में बैठा लो, गलती मत करना। अगला है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, उसमें क्या है, पी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया था मैंने, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट ब्रैकेट में 1 में आर बाई 100 की पावर ऑफ एन। आर क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ग्रोथ, ऐसे करके याद रख लो। जहां पे ईयर दिया रहेगा, पॉपुलेशन दिए रहेंगे, P1 माइनस P2 अपॉन में P1, P2 माइनस P1 अपॉन में P1 सॉरी, P3 माइनस P2 अपॉन में P2 करके रेट निकल जाएगा। क्वेश्चन में कराऊंगा, पैनिक मत करना कि अभी क्या चल रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है। कंसेप्ट सीरीज एक बार देखो, फिर क्वेश्चन देखना, ठीक है ना। फिर जो आर यहाँ पे हम यूज किए हैं, वो आर कहां से आएगा, वो आर आएगा आर इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ आवर्स निकाले होंगे हम। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने बता दिया, अगर तुम्हें 4 पॉपुलेशन दिया होगा तो 3 आर की वैल्यूज निकल जाएगी, R1 R2 R3। 2 दिया होगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 की पावर ऑफ 1/2। 4 दिया होगा तो R1 R2 R3 4 की पावर ऑफ 1/4, ऐसे करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब बताया था मैंने अर्थमेटिक मीन मेथड कब यूज होता है, ओल्ड सिटी के लिए यूज होता है। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड कब यूज होता है, न्यू सिटी, यंग या फिर रैपिड सिटी के लिए अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज होता है। फिर उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड पर डिस्कस किया था। 2-3 मेथड्स हैं, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो है लॉजिस्टिक मेथड, या फिर उसको एस्कर भी कहते हैं। वहां पे सैचुरेशन पॉपुलेशन निकालना सिखाया था आपको, कैसे निकलता है फॉर्मूला पीएस का, पी इक्वल टू 3 पॉपुलेशन दिए होंगे, P0 P1 P2, उनके बीच का टाइम गैप क्या होगा, T का टाइम गैप होगा, ठीक है। सैचुरेशन पॉपुलेशन PS इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P0 P1 P2, पहले इतना, माइनस ऑफ P1 स्क्वायर ब्रैकेट में P0 प्लस P2 अपॉन में। अच्छा इसका भी एक ट्रिक बता दे रहा हूं, कभी कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग, उसके लिए मतलब मैंने ऐसे याद किया था, पहले 3 पॉपुलेशन है तो स्टार्टिंग में 2 टाइम्स ऑफ P0 P1 P2 तो आपको याद रहेगा, माइनस P1 जो है वो बीच वाला पॉपुलेशन है, माइनस P1 का स्क्वायर ब्रैकेट में P0 प्लस P2 अपॉन में नीचे। अच्छा ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला P1 है, P1 का स्क्वायर, उसके ही नीचे वाला P1 का स्क्वायर आएगा। तो नीचे भी मैंने ऐसे एक बार याद रखा था, क्योंकि लिखते वक्त आपको कभी कभार भूल जाता है, एग्जाम प्रेशर होता है सॉरी, अपॉन में P0 P2 माइनस ऑफ P1 स्क्वायर, ठीक है ना। अब वहां पे लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन क्या होगा, Pt इज इक्वल टू PS अपॉन में 1 प्लस m e की पावर ऑफ nt। वहां पे m और n क्या है, m इज इक्वल टू PS माइनस पी नॉट अपॉन में पी नॉट, गुड। n क्या है, 1 अपॉन में t इज ln ऑफ, ये क्या था पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, P0 PS माइनस P1 अपॉन में P1 PS माइनस P0। चलो ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड टॉपिक जो हम देखेंगे वो है वाटर रिक्वायरमेंट। अब हमने ये देख लिया कि जो भी हमारा इनटेक स्ट्रक्चर रहेगा उसको डिजाइन किस लिए करेंगे, डिजाइन हमेशा करते हैं फोरकास्टेड पॉपुलेशन के लिए, कभी भी करंट पॉपुलेशन डिजाइन नहीं करते हैं। अब वाटर रिक्वायरमेंट ये भी एक अच्छा टॉपिक है ना। जनरली इससे देखो बाहर का क्या है कि 2 नंबर के एक क्वेश्चन होंगे, तो वहां पे जनरली इससे इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि तुम बता दो डोमेस्टिक डिमांड कितना होता है, फिर ये कितना होता है। यहाँ पे इस वाले टॉपिक से वो जनरली मैच द फॉलोइंग ही करवाएगा तुमसे, ताकि आपको उससे पता होना चाहिए ना कि 2 नंबर के लिए आपको 3-4 डेटा याद है, तब जाके आप वो 2 नंबर अचीव कर पा रहे हो, वरना नहीं कर पाओगे। जो वाटर रिक्वायरमेंट क्या है कि एक सिटी है, उसके डिमांड कौन कौन से डिमांड है, जैसे कि डोमेस्टिक वाटर डिमांड होगा, इंडस्ट्रियल डिमांड होगा अलग, सिटी में इंडस्ट्रीज भी होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, कॉमर्शियल डिमांड हो गया, वो पब्लिक जिस चीज को यूज कर रही है वो डिमांड हो गया। अच्छा कुछ डिमांड लॉस एंड थेफ्ट को भी वो देखते हैं, जैसे कि मान लो जो पाइप से पानी जा रहा है, कहीं पाइप पानी की चोरी भी होती है इनफैक्ट, है ना, तो कहीं पानी लीक हो रहा है वो लॉसेज में चला गया। थेफ्ट क्या हो गया कि जहां वाटर मीटर सिस्टम होता है वहां पे पानी की चोरी करते हैं, बीच से पानी जाता है, उसको भी इंक्लूड कर रखते हैं ये लोग। और एक फायर डिमांड है, फायर डिमांड पे एक स्टार बना हुआ है, आप देखिए यहाँ पे स्टार बना रखा है मैंने, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वो इससे ही करवाएगा, क्योंकि फायर डिमांड के 4-5 डिमांड होंगे, या तो एक क्वेश्चन पूछेगा इससे, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो एक रफ फिगर से आपको मैं दे देता हूँ कि हर एक डिमांड लमसम कितनी होनी चाहिए, उससे आपको लग जाएगा। जो डोमेस्टिक डिमांड होती है 200 LPCD होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड होती है अराउंड 50 LPCD को कंसिडर करके चलते हैं, इंस्टीट्यूशनल या कमर्शियल डिमांड जो होती है वो 20 LPCD लेके चलते हैं, लीटर पर कैपिटा पर डे। फिर ये पब्लिक यूज के लिए कितना 10 LPCD मांग के चलते हैं, और लॉसेस थेफ्ट बहुत ज्यादा होता है, 55 LPCD मांग के चलते हैं। और फायर डिमांड अभी उसके लिए अलग से बता रहा हूं। अच्छा अगर इन सारों को हम ऐड करें तो हमें मिल जाएगा, अच्छा ये सारी एवरेज वैल्यूज हैं, ये सारी वैल्यू जो है एवरेज वैल्यूज हैं, ठीक है ना। तो अगर इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करें तो हमें मिल जाएगा एवरेज डेली डिमांड। चलो ऐड करो,
250, 55, 10 और 20 कितना आ गया? 335 है ना। 335 LPCD, 335 लीटर पर कैपिटा पर डे, ये एवरेज डेली डिमांड है। अब एक क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का, ठीक है ना, सुनना, आंसर करना मुझे। द एवरेज डेली डिमांड फॉर अ सिटी इज 335 LPCD, जो असर्शन हो गया। रीजन, एवरेज डेली डिमांड इंक्लूड्स फायर डिमांड। सही है? नहीं, गलत है। देखो यहाँ पे मार्क किया मैंने, एवरेज डेली डिमांड फायर डिमांड होता है? नहीं होता है, इंक्लूड, ठीक है ना। तो एवरेज डेली डिमांड में अभी फायर डिमांड इंक्लूड नहीं किया, इसीलिए जब हम भी किसी भी इसको डिजाइन करते हैं कोइंसिडेंट डिमांड के लिए, तो उसमें या तो हम मैक्सिमम आर्ली डिमांड प्लस फायर डिमांड डिजाइन करते हैं, या फिर मैक्सिमम डेली डिमांड डिजाइन करते हैं। तो एवरेज डेली डिमांड में फायर डिमांड होती है? नहीं होती है। ठीक, 335 लीटर पर कैपिटा पर डे है एवरेज डेली डिमांड की वैल्यू। चलो पढ़ते हैं फायर डिमांड पे। फायर डिमांड में 3-4 डिमांड है जो कि आपको याद रखनी है, और मैं तो कहूंगा कि इस चैप्टर में वाटर डिमांड में फायर डिमांड ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको याद रखना है। चलो, पहला, पहला है जीओआई मैनुअल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल के हिसाब से फायर डिमांड कितना दिया गया है? वो है मेरा, फायर डिमांड की वैल्यू है 100√P। ठीक, P मेरा हमेशा थाउजेंड्स में होता है यहाँ पे। जैसे मान लो 5 लाख दिया है तो P कितना लोगे? थाउजेंड में लोगे। 500,000 हो गया तो कितना हो गया? 500 ले लोगे P की वैल्यू, ठीक है ना। इस तरह P हमेशा P इन थाउजेंड लिख देता हूं मैं। ठीक, अच्छा एक चीज बता रहा हूं कि ये जो डिस्चार्ज है तुम्हारा, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगी किलो लीटर, किलो लीटर। अब बोलो सर ये तो वॉल्यूम हो गया, डिस्चार्ज क्यों बोल रहे हैं आप? तो जीओआई मैनुअल में, इंडियन मैनुअल में, एक किलो लीटर में वॉल्यूम के टर्म्स में ही दिया गया है कि जैसे स्टोरेज है ये, एक तरीके से देखा जाए तो ये एक स्टोरेज का टर्म दिया गया है। और बाकी जो तुम फॉर्मूले देखोगे इसमें तुम्हें वॉल्यूम नहीं मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा? तुम्हें डिस्चार्ज ही मिलेगा, मीटर क्यूब पर सेकंड के टर्म में मिलेगा। यहाँ पे किलो लीटर के टर्म में दिया गया है ये। इसका भी रीजन है, वो बताऊंगा फुल लेंथ वाली क्लास में, ठीक है ना। अभी के लिए बस याद रखो कि जो मैनुअल के हिसाब से कितना होता है? 100√P होता है। एक मिनट यार, चलो ठीक है ना। अब दूसरा मेथड, दूसरा है क्विचलिंग फॉर्मूला फॉर फायर डिमांड। क्विचलिंग फॉर्मूला में क्या है? डिस्चार्ज इज इक्वल टू 3182√P में पॉपुलेशन किस में है? पॉपुलेशन इज इन थाउजेंड्स। और ये डिस्चार्ज किस में है? वो डिस्चार्ज करेंगे लीटर पर मिनट। अब यहाँ पे देखो एग्जाम में कंफ्यूज करता है बहुत प्यार से, बोल देगा लीटर पर सेकंड में निकालो, तो जो तुम निकाले उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। अभी पूछा हुआ है, ये जो फॉर्मूला बना है सब इंपेरिकल रिजल्ट है ना, तो वो लीटर पर मिनट में ही दिया गया है। और पॉपुलेशन किसमें है? मेरा पॉपुलेशन थाउजेंड्स में है। ठीक, डिस्चार्ज 3182√P। अच्छा इसको याद करने का तरीका बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि अभी 4-5 और बताऊंगा। पहले एक काम करते हैं, सारे लिख देते हैं, फिर तुम्हें याद करने का तरीका बताता हूँ मैं। तीसरा है फ्रीमैन्स फॉर्मूला, वहां पर डिस्चार्ज है 1136 ब्रैकेट में P/5 + 10। फिर चौथा क्या है? राइटर्स फॉर्मूला, इफ पॉपुलेशन इज लेस देन 2 लाख, तो अलग फॉर्मूला है। और पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है तो उनका एक क्राइटेरिया है, वो अलग है। तो पॉपुलेशन 2 लाख से कम है तो डिस्चार्ज Q इज इक्वल टू 4637√P ब्रैकेट में 1 - 0.01√P। इफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 2 लाख तो डिस्चार्ज है मेरा, अच्छा इसकी यूनिट भी लीटर पर मिनट है, इसकी यूनिट लीटर पर मिनट है। पांचवा है
बस्टन्स फॉर्मूला, डिस्चार्ज ये भी लीटर पर मिनट में है, 5663 √P, पॉपुलेशन 1000 में है। चलो अब तुम्हें बताता हूँ। जीओआई मैनुअल सबसे इजी फॉर्मूला है, तुम्हें याद रहेगा, 100 √P हो गया। स्टोरेज की वैल्यू देता है ये, तो ये क्या हो गया, किलो लीटर में हो गया। अब पॉपुलेशन किसमें है मेरा, 1000 में है, ठीक है ना। अब आते हैं क्विचलिंग फार्मूला में। क्विचलिंग फार्मूला 3182 √P, भूल जाएगा एग्जाम में, लिख के ले लो, भूल जाएगा एग्जाम में। तो एग्जाम में ऐसे इसको याद रखेंगे कि ना भूले। डिस्चार्ज लीटर पर मिनट में होगा सारा, पाई की वैल्यू याद है 3.14, एग्जाम में ये नहीं भूलेगा। इस 4 को लिख दो 82, क्या हो गया 3182, अब ये नहीं भूलेगा, ठीक है ना, 3182 √P, अब ये नहीं भूलेगा, इसको ऐसे याद रखना, ठीक। ये हो गया क्विचलिंग फार्मूला। दूसरा हो गया फ्रीमैन्स फार्मूला, 1136P/5 + 10, इजी फार्मूला, याद हो जाएगा तुम्हें, 1136P/5 + 10, ठीक। राइटर्स फार्मूला भूल जाएगा, क्यों, फार्मूला क्या है, 4637 √P 1 - 0.01 √P। ये टर्म, इतने टर्म पढ़ लिया तुमने कि ये वाला टर्म भूल ही जाएगा तुम्हें। तो अब मैं बताता हूँ, दो याद रखना है, आज़ादी 47, लड़ाई 63, 4637, ये भी हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज फार्मूला क्या हो गया यहाँ पे, 4637 √P 1 - 0.01 √P, राइटर्स भी हो गया। अच्छा नोट करना कि ऑप्शंस में ये से इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ राइटर्स फार्मूला को, क्योंकि पॉपुलेशन देखना ऐसे देता था, फॉर अ सिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 3 लाख, राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ फायर डिमांड। तो वहां पे उसने मेंशन कर दिया कि पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 2 लाख, ग्रेटर देन 2 लाख ये है। डिस्चार्ज कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे 54,000 लीटर पर मिनट, है ना, सीधे इसको लिख देंगे 54,000 लीटर पर मिनट डिस्चार्ज है, इतना वहां पे कैलकुलेट नहीं करना है। अगर उसने मेंशन किया है कि पॉपुलेशन 2 लाख तक है या उससे कम है, तब जाके हम कैलकुलेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट राइटर्स फार्मूला स्टार मार्क कर दिया है। अब है बस्टन्स फार्मूला, डिस्चार्ज 5663 √P, ठीक है ना, लीटर पर मिनट में ये भी है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुडरिच फार्मूला। अच्छा गुडरिच देता क्या है हमें, गुडरिच फार्मूला फ्लक्चुएशंस की बात करता है। फ्लक्चुएशन मतलब समझाता हूं। अब अभी तक हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि एवरेज डेली डिमांड कितना होता है, कितना आया था 335 लीटर पर कैपिटा पर डे, वो क्या था मेरा एवरेज डेली डिमांड था। अब मैं जानना चाहता हूं कि मैक्सिमम डेली डिमांड कितना होगा। फॉर एग्जांपल अच्छा मान लो कि एवरेज आ गया 335, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि हर दिन मैं 335 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से इतना पानी भेजूं तो काम चल जाएगा। अब एक दिन ऐसा पड़ गया एक सिटी में, गर्मी का महीना मान लो, अप्रैल मई जून मान लो, जून का समय है, गर्मी है, सबसे हॉटेस्ट डे है, वहां पे कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इंसान का पानी का नीड ज्यादा होगा, तो वहां पे एवरेज डेली डिमांड उतना भेजने से हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, बहुत फैक्टर्स है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैक्सिमम डेली डिमांड की मैक्सिमम ये वैल्यू इतनी है, इससे ऊपर जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान की रिक्वायरमेंट है 100 रुपए की, कभी बढ़ भी सकती है कभी घट भी सकती है, पर मैक्सिमम कितना खर्च कर सकता है वो फ्लक्चुएशन बताएगा मुझे गुडरिच फार्मूला। वो क्या है वही कैलकुलेट करेंगे। उसने फॉर्मूला दिया क्या है, एक वाटर डिमांड के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। गुडरिच फार्मूला देखो, एक चीज समझना तुम लोग, मैक्सिमम इज इक्वल टू फ्लक्चुएशन इनटू एवरेज। जैसे ये बोलते हैं ना कि मैक्सिमम जो चीज है, कोई चीज मैक्सिमम किसी के एवरेज का कुछ टाइम्स ही हो सकता है, तो यही जो फ्लक्चुएशंस की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसे गुडरिच साहब ने बताया है कि ये फॉर्मूला यूज करो, तुम्हें फ्लक्चुएशन मिल जाएगी कि मैक्सिमम एवरेज वैल्यू से कितना जा सकता है। अभी और अच्छे समझाता हूं तुम्हें। ये पी फ्लक्चुएशन है, मैं एफ लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज होगा तुम लोग। एफ फ्लक्चुएशन है परसेंटेज में, ठीक है ना, ये निकलता है 180 टी की पावर ऑफ -0.1। इसमें भी एक लिमिटेशन है, ना जानो, बता देता हूं। वैसे जो टाइम है ये तुम्हारा 2 घंटे से लेके 360 डेज तक ही वैलिड है, ठीक है ना। तो 360 दिन जैसे तुम रखोगे तो ये अराउंड अराउंड 1 ईयर हो जाता है, तो फ्लक्चुएशंस की वैल्यू कितनी आएगी 1.8 आ जाती है तुम्हारी।
जब तुम इसको महीने पर रखोगे तो कुछ और आएगी। ऐसे डिफरेंट फ्लक्चुएशन निकाल सकते हैं हम। जैसे कि मान लो कि ये तुम्हारा क्यू जो है तुम्हारा, ये एवरेज डेली डिमांड है तुम्हारे पास, ठीक है ना, एवरेज डेली डिमांड पर कैपिटा पर डे, ये है तुम्हारा, ठीक है ना। अब मैं तुमसे पूछूं कि मैक्सिमम डेली डिमांड कितना हो जाएगा। हमें एवरेज वैल्यू पता है, मैं तुमसे जानना क्या चाह रहा हूं, मैक्सिमम पता है, तो यानी कि मैक्सिमम विल बी कुछ टाइम्स ऑफ एवरेज, यही होता है, ठीक है ना। तो ये फ्लक्चुएशन हमें कहां से मिल गई, गुडरिच से मिल गई। जब कैलकुलेट करोगे इसको तो ये आएगा 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू, यानी कि क्यू मैक्स जो है तुम्हारा वो 1.8 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज इतना आएगा, ठीक है। अब मान लो मुझे जानना है तुमसे कि मैक्सिमम आर्ली डिमांड कितना होगा। अब तुम ऐसा ही तो 2 घंटे के लिए है, आर्ली डिमांड 2 घंटा होता नहीं है। उसके लिए भी एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखो। अब ये समझो, डिस्चार्ज यहाँ पे किसमें दिया हुआ है, ये वाला एवरेज डेली डिमांड बोला हुआ है ना, एवरेज डेली डिमांड है, एवरेज आर्ली डिमांड तो दिया नहीं है। अगर मुझे निकालना हो कि मैक्सिमम आर्ली डिमांड तो वो कितना होगा, फ्लक्चुएशंस इनटू एवरेज आर्ली डिमांड होगा। पर हमें पता क्या है, हमें पता है एवरेज डेली डिमांड, तो पहले उस डेली डिमांड को हम आर्ली डिमांड में एवरेज डेली डिमांड को एवरेज आर्ली डिमांड में कन्वर्ट करेंगे, फिर फ्लक्चुएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल जो आर्ली डिमांड की फ्लक्चुएशन होती है वो होती है 2.7, है ना, 2.7 मल्टीप्लाई बाई क्यू क्या है मेरा, एवरेज डेली डिमांड है, अपॉन में 24 करेंगे, 24 आवर्स, तो क्या निकल जाएगा, एवरेज आर्ली डिमांड निकल जाएगा। तो मैक्सिमम आर्ली डिमांड कितना हो जाएगा, फ्लक्चुएशन 2.7 मल्टीप्लाई बाई क्यू जो की है मेरा एवरेज डेली डिमांड अपॉन में 24, तो निकल गया मेरा एवरेज आर्ली डिमांड। ये मेरा निकल गया क्यू मैक्स। यहाँ पे क्यू मैक्स क्या है मेरा, मैक्सिमम आर्ली डिमांड है। सिमिलर वे में मैक्सिमम मंथली डिमांड, मैक्सिमम वीकली डिमांड सब निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं निकालता हूं मैक्सिमम मंथली, तो मंथली के लिए इस यहाँ पे टी क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे 30, तो फ्लक्चुएशन निकलेगा, फ्लक्चुएशन निकलता है मंथली के लिए 128%, यानी कि कितना हो गया 1.28। तो क्या हो गया, फ्लक्चुएशन हो गया 1.28, और ये एवरेज मंथली डिमांड कितना हो गया 30 टाइम्स ऑफ क्यू। एक सिमिलर वे में यहाँ पे निकाल लेना मैक्सिमम वीकली, निकाल लेना 1.7 के आसपास आता है शायद, 1.48 आता है सॉरी। तो ये आता है तुम्हारा 1.48 मल्टीप्लाई बाई 7 टाइम्स ऑफ क्यू, ठीक है ना। क्लियर है ये चीज। चलो वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूं इसको। गुडरिच फॉर्मूला क्या है, गुडरिच फॉर्मूला में क्या देता है, फ्लक्चुएशंस बताता है। फ्लक्चुएशंस किससे, कोई वैल्यू एवरेज से कितनी ज्यादा ऊपर है वो मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कोई चीज कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है फ्लक्चुएशन इनटू एवरेज, यानी कि x टाइम्स ऑफ एवरेज इज इक्वल टू मैक्सिमम। वही चीज मैंने मेंशन किया यहाँ पे, ठीक है ना। गुडरिच फॉर्मूला क्या है, f इज इक्वल टू 180 टी पावर ऑफ माइनस 0.1, ठीक। अब मान लो हमें डिस्चार्ज जनरली दिया रहता है एक सिटी में, Q है मेरा एवरेज डेली डिमांड है, हमें क्या जानना है कि मैक्सिमम डेली डिमांड कितना हो जाएगा, तो फ्लक्चुएशन मल्टीप्लाई कर दो, 1.8 फ्लक्चुएशन यहाँ से आता है 180%, यहाँ पे रख के देख लो ना यार, आ जाएगा, ठीक है ना। टी की वैल्यू जैसे 1 रखोगे तो 1 के बाद कुछ भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 180, तो कितना आ गया 1.8 आ गया। अब हमें निकालना है कि मैक्सिमम आर्ली डिमांड, फ्लक्चुएशन कितनी हो गई 2.7 मल्टीप्लाई बाई एवरेज आर्ली डिमांड, क्या हो गया क्यू अपॉन में 24। निकालना है मैक्सिमम मंथली, फ्लक्चुएशन निकाल लो, फिर निकालना है एवरेज मंथली 30 इंटू क्यू, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग, दो डिमांड और है जो कि क्वेश्चन में जनरली पूछेगा ही पूछेगा तुमसे। एक है कोइंसिडेंट डिमांड और एक है टोटल डिमांड। इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी समझते हैं। और जनरली क्वेश्चन में बोल देता है कि बताओ कोइंसिडेंट डिमांड कितनी होगी। देखो ये होती है तुम्हारी कोइंसिडेंट डिमांड, होती है मैक्सिमम फायर डिमांड, सॉरी मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड।
जनरली क्वेश्चन कैसे आता है कि एक सिटी है, वहां पे एवरेज डिमांड की वैल्यू ये है, तो बताओ कोइंसिडेंट डिमांड कैसी होगी यूजिंग फ्रीमैन्स इक्वेशन, ऐसा बोल दिया मान लो, या फिर यूजिंग राइटर्स इक्वेशन ऐसा बोल दिया। तो हमें क्या पता है, एवरेज डेली डिमांड पता है, 1.8 से मल्टीप्लाई करो क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम डेली डिमांड निकल जाएगा। उनने क्या दिया, राइटर्स फॉर्मूले से निकालो, पॉपुलेशन मेंशन रहेगा, तो राइटर्स फॉर्मूले से फाइव डिमांड की वैल्यू निकाल लेना तुम। अब एक चीज और, वो किस में आता है तुम्हारा, किलोलीटर पर मिनट में आता है। तुम्हें किसमें निकालना है, जिस यूनिट पूछेगा उसमें निकाल देना। तो ये हो गया कोइंसिडेंट डिमांड। अब अगली चीज जो पूछेगा तुमसे, टोटल डिमांड क्या होगा। तो तुम्हारा टोटल डिमांड होता है वो मैक्सिमम होता है कोइंसिडेंट डिमांड का और मैक्सिमम आर्ली डिमांड का। इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वही होगा तुम्हारा टोटल डिमांड। टोटल डिमांड क्या होगा, कोइंसिडेंट डिमांड और मैक्सिमम आर्ली डिमांड में से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। अब एक चीज नोट मैं बता रहा हूँ, ये चीज भी तुम्हारी मैच द फॉलोइंग में कहीं ना कहीं तुम कोई प्रीवियस उठाओगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुम्हें। ये भी बार्क वाले भी इसको पूछ सकते हैं जनरली मैच द फॉलोइंग में। क्या पूछेंगे कि अब डिजाइन लाइफ हर एक स्ट्रक्चर की क्या क्या होती है, जैसे कि चलता कैसे है देखो। पहले मान लो कोई इंटेक स्ट्रक्चर था, इंटेक सोर्स ऑफ वाटर, जहां से तुमने पानी लिया, पानी वहां से ले लिया, पानी पाइप्स के थ्रू डैम से तुमने पानी ले लिया, तो डैम का डिजाइन लाइफ कितना होना चाहिए ये पूछता है। वहां से पाइप से पानी गया तुम्हारा, पंप्स वगैरह में गया, इंटेक स्ट्रक्चर में गया, रिजर्वायर में गया, कहीं भी गया, ठीक है, पानी वहां गया, उसका डिजाइन लाइफ कितना होगा। वहां से पाइप के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गया, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पाइप्स के थ्रू तुम्हारे घर पे आया। तो एक बहुत मोटा मोटा तुम्हें बता देता हूँ कुछ चीजों का, दो तीन चीजों को बता दूंगा जिससे तुम्हारा ये क्वेश्चन भी निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले डैम्स या फिर इनटेक स्ट्रक्चर्स, इसका डिजाइन लाइफ होता है 50 ईयर्स। एक दूसरा है पंप्स या रिजर्वायर्स, ये होते हैं 15 ईयर्स। तीसरा है पाइप्स, ये होते हैं 30 ईयर्स। अब देखो इसको भी एक कॉमन सेंस लगाओगे ये समझ में आ जाएगा क्यों। डैम क्या होता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है यार, ठीक है ना। डैम को मैं 5 साल के लिए नहीं बना सकता हूँ। अगर मैंने डैम को 5 साल के लिए बना दिया, उसको बनने में 5 साल लग जाएंगे, तो प्रोजेक्ट को फायदा हुआ। जैसे मान लो पॉपुलेशन था आज का 5 लाख, करंट का पॉपुलेशन किसी सिटी के 5 लाख है, उसको डैम का रिक्वायरमेंट है। अब वो डैम को बनाने में 5 लाख लगेगा, 5 साल बाद सिटी का पॉपुलेशन हो गया 6 लाख, तो 6 लाख के लिए मैं डैम डिजाइन करूंगा नहीं, क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगती है डैम को डिजाइन करने में, बनाने में, और बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए इसका डिजाइन लाइफ हमें बहुत ज्यादा रखना पड़ता है। अगर आज मैं डैम बना रहा हूं तो आई मेक श्योर कि अगले 50 साल तक यहाँ की डिमांड फुलफिल होनी ही चाहिए। इसलिए डैम का जो डिजाइन लाइफ होगा कितना होगा, 50 साल, ठीक। दूसरा पंप्स एंड रिजर्वायर्स, ठीक। पंप्स एंड रिजर्वायर्स का 15 ईयर्स क्यों है ये भी समझो। अब क्या है कि पंप रिजर्वायर, आज से 15 साल पहले याद करो घर में कैसा मोटर था जो कि पानी चढ़ाता था टंकियों में, वो कैसा था। अब आज का देखो, तो पंप्स रिजर्वायर्स एक ऐसी चीज है कि मतलब उसमें चेंजेस बहुत जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। जिस रैपिड इंक्रीज हो रही है टेक्नोलॉजी में, R&D बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि आज से 5 साल के बाद तुम्हें कुछ ऐसा पंप देखने को मिल जाए कि ये तो पंप आउटडेट हो जाएगा। इसीलिए इसका डिजाइन लाइफ में बहुत पैसे भी नहीं लगते हैं, बहुत खर्चा नहीं करते हैं। डिजाइन लाइफ 15 ईयर्स रखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हो सकता है कि आने वाले 10 साल में हमारे पास एक ऐसा पंप अवेलेबल हो जो कि एक छोटा पंप हो, लेस कॉस्टली हो, और हमारी डिमांड को फुलफिल कर दे। इसीलिए पंप या रिजर्वर का डिजाइन लाइफ कितना होगा, 15 ईयर्स होगा। अब लास्ट आता है पाइप। पाइप आज से 50 साल पहले भी पाइप ही था, आज से 50 साल बाद भी पाइप वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कोई ऐसा टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होता है। कुछ टेक्नोलॉजी ले नहीं सकते हो, हमें पता है कि यार सर्कुलर पाइप है, हर जगह यूज होना है, अलग डायमीटर का। तो पाइप का डिजाइन लाइफ हम 30 साल रखते हैं, वो भी 30 साल ही है, क्योंकि कोई पाइप होती है 30 साल का उसको रिपेयर की नीड होती है, इसलिए 30 साल रखते हैं। तो ठीक है ना। डैम इंटेक स्ट्रक्चर 50 साल हो गया, पंप रिजर्वर 15 ईयर्स हो गया, और पाइप कितने हो गए, 30 ईयर्स हो गए। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि क्या था, वाटर डिमांड और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। चलो एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर सोर्सेज ऑफ वाटर को भी शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलो।